नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौधरी। इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई हो जिन लोगों ने अपना जेआरएफ क्लियर किया है, इस बार अपना एलएस क्लियर किया है। बहुत मेहनत लगती है, एक लंबे दौर की मेहनत के बाद में ये दिन आता है कि हमारा जब रिज़ल्ट सामने हो और हम देखें कि हमारा जेआरएफ क्लियर हो गया। और बेहद खुशी है मुझे इस बार कि जितना टारगेट मैंने सेट किया था उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का नेट जेआरएफ क्लियर हुआ। पिछली बार जिन लोगों ने मेरे लेक्चर देखे हैं, मैंने कहा था कि मेरा जो एम है वो है कि 250 स्टूडेंट्स का नेट जेआरएफ होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा ही स्टूडेंट्स का नेट जेआरएफ हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, आप लोगों की मेहनत से। तो ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे हमेशा की तरह, तो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी आपकी ज़िंदगी में। अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं और अपना नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बड़े प्यार से धीरे धीरे जो कुछ भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली हर मेरा वर्ड आपको जेआरएफ की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों मैं हूं सत्येंद्र चौधरी, इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एडुकेटर। ये मैंने थोड़ा अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया हुआ है। आप हमसे जुड़ सकते हैं इन्वायरो अकेडमी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7696180020। और हम लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आपका एम जेआरएफ करने का है अपनी मेहनत पे, तो आपको हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए। अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। डेफिनेटली श्योरली आपका जेआरएफ होगा अगर आप मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया इस बार 250 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेट जेआरएफ जो है वो क्लियर हुआ है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपका नाम इसमें होगा अगर आप मुझे फॉलो करोगे। दोस्तों, जिन लोगों का नेट जेआरएफ इस बार कुछ नंबर से रह गया है, उन लोगों को मैं कहूँगा कि निराश बिल्कुल नहीं होना है। जीवन में अप डाउन्स चलते रहते हैं, किसी भी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये केवल एक एग्ज़ाम है। मेरा 2 नंबर से रह गया जी, मेरा 0.6% से रह गया जी। होता है लाइफ में, आप बहुत कम नंबर से हम रह जाते हैं, बहुत ही अच्छे टाइम पे हमारा टाइम ख़राब हो जाता है। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें हवा में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जहाँ से मैं चलता हूँ वही रास्ता मैं लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी के बेस्ट 4 साल मैंने अपनी बीमारी में निकाल दिए। ठीक है, बहुत अच्छे ऑफ़र मेरे पास में जॉब के थे, जिन ऑफ़र्स को देख के लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं, इस टाइप के मेरे पास में जॉब ऑफ़र थे। बहुत अच्छे एमएनसी से आउट ऑफ इंडिया उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, वहाँ पे वो मुझे भेजने को तैयार थे कि हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे जाइए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू मैं वो सब नहीं कर पाया। बट मैं इस चीज़ से निराश हताश कभी नहीं हुआ। ठीक है, हेल्थ इशू है, लंबे टाइम तक पता नहीं चला, फिर जब पता चला तब तक बहुत फैल चुका था इन्फेक्शन। उसके बाद में अब ठीक है, 7-8 महीने से ट्रीटमेंट पे हूँ। अब जाके थोड़ा सा एक ऐसी लाइन बनी है कि भाई हाँ ठीक हो जाएगा। मैं कभी भी इस चीज़ से घबराया नहीं, डरा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी। मैंने 4 साल वेस्ट कर दिए ये सब। मैं बहुत पैसा कमा सकता था, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता था, अपनी लाइफ सेटल कर सकता था, बट मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा बहुत अच्छा कोचिंग चल रहा था, वो मुझे बंद करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो लोग मेरा पहले वीडियो दिखाई, इस सब बातों का एक ही निचोड़ है कि हारना नहीं है। दोस्तों, मेरे बुरे टाइम में भी मैंने वीडियो बनाए, लेक्चर बनाए, बच्चों के कांटेक्ट में रहा, और इसके बदले में मुझे कितना आशीर्वाद, कितना प्यार, कितना स्नेह मिला, वो मुझे पता है कि मेरे जीने की उम्मीद ही मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैमिली, जो लोग मुझे चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे इन लोगों के लिए ठीक होना है, मुझे अपने लिए ठीक होना है।
वही चीज़ लगातार चलती रहती है। मैंने बेड पे लेटे लेटे वीडियो बनाए, कंटेंट सेंड किए, बुक सेंड किए। इसके पीछे एक ही मेरा मोटिव था कि यार कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन में ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट उस टाइम में भी हमें एक उम्मीद रहती है कि नहीं यार, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा तब हमें पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार उस टाइम पे हमने कुछ ऐसा किया कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इतने लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ में अब मेरी लाइफ जो है वो चल रही है। अभी मेडिकेशन पे ही हूँ, बट ये सब बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी दोस्तों। आज आप निराश हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, बट आप इस टाइम पे फिर से उठेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप ना केवल जेआरएफ कर पाएंगे, धीरे धीरे एग्ज़ाम जितने भी आप देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देंगे या किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम देंगे, डेफिनेटली क्लियर होगा। ये तो केवल एग्ज़ाम का पोर्शन है। हमारे जीवन जो है वो केवल पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, घूमना है, फिरना है, अच्छा खाना है, ये सब चीज़ें भी तो हैं। तो जस्ट एग्ज़ाम को लेके इतना निराश नहीं होना है। मुझे कल से सैकड़ों मैसेज आए हैं कि सर क्या करें, इस बार नहीं होगा, नहीं देंगे हम, हमसे नहीं होगा, हमें लिस्ट से निकाल दो। बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, बस 2-3 दिन की निराशा है, इसको हटा के दोबारा से करो। बस एक ही चीज़ रखनी है, हमें करना ही है। तो अब करना कैसे है, इस चीज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो सीक्वेंस में चलना है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। जो फेथ रखेगा उसी का काम होगा। एक पत्थर में आप फेथ रखो तो वही पत्थर भगवान है, उसी पत्थर में गॉड है। अगर आप किसी भगवान की मूर्ति में फेथ नहीं रखते तो वो जस्ट आपको एक पत्थर दिखाई देगा। फेथ रखना ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बुक्स हैं उन बुक्स पे फेथ रखिए, मेरी वीडियोस पे फेथ रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए। जिस भी आप धर्म के हैं, जिस भी आप भगवान को आप मानते हैं, उस भगवान पे आप अपना यकीन रखिए और पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से आप लग जाइए। ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने एक बहुत अच्छा, बहुत ही मेहनत से एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है दोस्तों। पहली चीज़ आपने ये करनी है कि इस वीडियो लेक्चर में जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, एक एक पॉइंट्स को आपने अपनी नोटबुक के पहले पेज से लेके छापना शुरू कर देना है। कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सी इम्पोर्टेंट बुक है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जेआरएफ के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अक्सर हम क्या करते हैं कि भाई कहीं से भी इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन उठाया, उसको करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही गलत अभ्यास है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि भाई गेट, यूजीसी नेट और आपका एआरएस नेट, 3 बेसिक आपके इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम हैं। ये 3 ही एग्ज़ाम क्यों हैं भैया? एक ही एग्ज़ाम से काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि हर एग्ज़ाम आपकी एक अलग एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गेट के क्वेश्चन करके आपको नेट कर लोगे या एआरएस नेट के सारे क्वेश्चन ढूंढ के आपने कर लिया, सीटेट के ऐसे जगह जगह से क्वेश्चन ढूंढ लिए कहीं से किसी, तो ये एक बहुत ही गलत अभ्यास है। फ़ायदा मिलता है, ठीक है, अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो फ़ायदा मिलता है, बट बिल्कुल एग्ज़ाम के क्लोज आके आप ये गलती बहुत बार करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एग्ज़ाम से पहले, जैसा अभी है, अभी आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। बट एग्ज़ाम के टाइम पे उसका जो बिल्कुल इमीडिएटली पहले का टाइम होता है, उस टाइम पे केवल आपने क्या करना है,
यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वही सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले यूजीसी कंडक्ट कराता था, फिर सीबीएसई ने कंडक्ट कराया एग्ज़ाम, अब एनटीए कराता है। तीनों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का एक अलग ही लेवल था। सबसे टफ पेपर जो आए हैं वो सीबीएसई ने कंडक्ट कराए हैं। उन्होंने आंखें खोल दी थी उस टाइम पे जब सीबीएसई ने पहला पेपर सेट किया था। बहुत ही भर भर के न्यूमेरिकल डालना, कहीं से भी क्वेश्चन डाल देना। ठीक है, उनका कोई पता ही नहीं था कि क्या डाल देंगे। बट एनटीए क्या कर रहा है, आपका डीप नॉलेज, कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं है, ये चेक कर रहा है। तो इसके लिए जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को आपने इन बुक से जो भी मैंने रेफ़र की हैं बड़े ध्यान से स्लोली पढ़ना है। पढ़ के लाइंस से क्वेश्चंस निकालने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं और अपने एक समरी बना लेनी है। उस समरी को बार बार पढ़ना है। ठीक है, फिर हफ्ते में एक बार जहाँ से समरी बनाई है उस चैप्टर पे नज़र डालनी है। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, ये मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म अभी तक नए नए आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वो क्वेश्चन बनाते हैं। बताते हैं ना कि 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, या ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट हैं। टारगेट जेआरएफ सीरीज जिन लोगों ने देखी है और जिन लोगों ने अच्छे से पेपर दिया है उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके अलावा सारी सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने थ्योरी के टॉपिक्स पे बहुत सारे लेक्चर बनाए हुए हैं, न्यूमेरिकल के लिए अलग सीरीज बनाई हुई है। इन सब को आपने ध्यान से देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट पेपर के साथ अगर आप इतना कर लेते हो तो नेट आसानी से हो जाता है। अभी तक का ट्रेंड ये रहा है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले जो टॉपिक बताए हैं, जो मैं नोट्स सेंड करता हूँ आपको, ठीक है, उन नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, वीडियोस देखनी है, फर्स्ट पेपर का लगातार पढ़ते रहना है। तो आपके पास में नॉलेज का भंडार होगा। जेआरएफ चाहे आपका किसी भी मेरिट पे चला जाए, आपका जेआरएफ 101% होगा। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर करेंगे, एक एक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पे कि भाई सीरीज़ कैसे बनाएं अपने जीवन में। जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस टाइम पे कौन कौन से पॉइंट हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, वो 4-5 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, सेट द गोल। पिछली बार भी मैंने ये चीज़ बताई थी, किसी बहुत ही बेहतरीन पोइट ने एक चीज़ कही है कि कोई भी बात नई बात नहीं होती। ठीक है, बस उसको बयां करने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वही चीज़ों को बदल देता है। एक अंदाज़े बयां ही सब कुछ बदल देता है, वरना इस जहां में कोई बात नई बात नहीं, सब कुछ आपको पता है। बट किसकी बात कब आपको समझ में आ जाए, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, ये टाइम की बात होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता हैं, बट फिर भी मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊं। सबसे पहले सेट द गोल। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो का देखा है, मैंने कहा था कि 70% 70% का टारगेट लेके चलना, वो वीडियो देख लो दोस्तों। कितना मेरिट आया है? 68%। ठीक है, 70 का टारगेट लेके चले, कितना मेरिट आया आपका? 68%। जो लोग अरे कुछ नहीं होता, फ्री में पढ़ा रहा है केवल यूट्यूब पे, ठीक है, ऐसे ही नोट्स दे देता है, ऐसी अप्रोच के लोग भी ज़िंदा हैं यहाँ पे, तो उन लोगों ने हवा में बात लगी होगी। बट अगर आपको ये कहा गया 70% का टारगेट लेके चलो, 60% मेरिट बन रही है, दैट मीन्स जिन लोगों ने 70 का टारगेट लिया होगा उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उनका जेआरएफ क्लियर हुआ। तो इस बार भी 70 से कम टारगेट लेके मत चलना। ये मान के चलो कि 70 पे 70 पे तो मेरिट जाएगी ही जाएगी, ये टारगेट अपने माइंड में सेट करके रखना। और दोस्तों, फर्स्ट पेपर का मैंने बताया, हमेशा 35 क्वेश्चन से कम आपके ठीक नहीं होने चाहिए। फर्स्ट पेपर को कभी इग्नोर मत करना। ठीक है,
तो आपके दोनों पेपर में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 70%। ये गोल लेके चलो। रेगुलर स्मार्ट वर्क, लगातार जो लोग पढ़ते हैं ना, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, जो चीज़ मैंने बताई है कि भाई लगातार पढ़ते रहो, 4-5 न्यूमेरिकल रोज सॉल्व करो, 2-3 वीडियो रोज़ देखो, और जो टॉपिक्स बताए हैं उनमें से पढ़ो। 4-5 घंटे का टारगेट लेके चलो रोज का, कितने घंटे पढ़ना है। आप इतना करोगे अलग अलग नोटबुक बना के, डेफिनेटली आपका JRF क्लियर होगा। करना आप ही नहीं है दोस्तों। चेक योर प्रोग्रेस, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको कितना याद हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखने हैं, थोड़ा थोड़ा सोल्व करते रहना है उनको साथ साथ में कि भाई हमें कितना आता है। अपने आप से रिकॉल करो। मैं क्या करता था, जब पढ़ता था तो पढ़ने के बाद चैप्टर बंद कर दिया, बुक बंद कर दी, तो दिमाग में सोचता था कि यार ऐसे उस लाइन में क्या लिखा था, ठीक है, वो कि उस पेज पे कौन सी लाइन लिखी है, इस टाइप से मैं थोड़ी प्रैक्टिस करता था। उससे क्या होता है, आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि भाई हाँ AIA में उस पेज इतने पेज के बाद में ये लाइन लिखी है। तो इस टाइप से आप छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में एक लाइन पढ़ी कि भाई ये कोइन सबसे टर्म सबसे पहले किसने दी, आपने ये क्वेश्चन बना लिया और बना के उसका आंसर लिख लिया, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं, इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गलतियां आप कर चुके हैं उन गलतियों को दोहराना नहीं है, उनसे सीखना है। 0.6% से आपका JRF रह गया, 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, ठीक है। कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, कहीं पे तो हम लैग कर रहे हैं दोस्तों। इस चीज़ को ओवरकम करना है। पढ़ने में क्या कमी रह गई थी, पेपर में क्या कमी रह गई, आज से प्रैक्टिस करो। एक बार एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हुए हैं, किसी वजह से उनको जेल हो जाती है। तो जेल होने के बाद 5-6 साल बाद वो बाहर आते हैं, एक बड़ा टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर रहे थे। उसने कहा कि मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। बोले कि जेल के अंदर कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उस टाइम पे अपनी साइकोलॉजी को ऐसा बना रहा था कि अपने मन में प्रैक्टिस करता था, ठीक है। मैं सीख चुका था, मैं एक बेस्ट खिलाड़ी रहा हूँ अपने उसका, बट उनको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ मैं हमेशा अपने मन में प्रैक्टिस करता था कि अगर मैं जब दोबारा फील्ड में जाऊँगा तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो जो लोग प्रेशर हैंडल नहीं करते, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते, वो लोग क्या करें अभी से कि यार मुझे कूल रहना है, डीप ब्रीथ करें, 5-10 मिनट मेडिटेशन करें, अपने आप को कंट्रोल करके रखें, अपने जो डर है उसको कंट्रोल करने के रखें, क्वेश्चंस को पढ़ने की प्रैक्टिस डालें कि नहीं नहीं बिना पढ़े नहीं लगाना। हाँ दिख रहा है मुझे आंसर पता है, बट मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। ये चीज़, ये प्रैक्टिस आपने अभी से करनी है कि यार एग्ज़ाम टाइम पे वो 3 घंटे मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, ये आज से ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करनी है, अपने आप में ये चीज़ बिल्डअप करनी है कि उस टाइम पे मैं प्रेशर को हावी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। उसके लिए आज से ही तैयारी करनी है आराम से, ठीक है। 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथ करो, ये सब चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। आज एकदम इनका रिजल्ट दिखाई नहीं देता, बट डेफिनेटली ये चीज़ काम करती हैं। आज से ही अगर आप शांत रहना सीखोगे, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे अच्छे से, और फिर पढ़ के उसका आंसर दोगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 बार कर रहे हो तो नहीं नहीं क्वेश्चन तो मुझे पता ही है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगी। पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है, उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है थोड़ी सी, ये आंसर क्यों है। ऐसे करोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के टाइम पे डर नहीं लगेगा, प्रेशर हैंडल करोगे और आपका JRF होगा। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें बेस्ट वे है चीज़ों को करने का। बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये एक थोड़ा सा
इनवैलिड, कही इनलॉजिकल नहीं कह सकता मैं, इनवैलिड क्वेश्चन है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप 8 घंटे बुक लेके बैठे रहो बट आप पढ़े कुछ नहीं। काउंट क्या हो गया? घर वालों ने भी देखा भाई 8 घंटे से बच्चा पढ़ रहा है, हमने भी क्या कहा भाई 8 घंटे से हम पढ़ रहे हैं। पढ़ना आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के चाहिए। जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए चीज़ है, जिसकी प्रैक्टिस है बैठने की, तो आप कितना चीज़ सीख पा रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा पढ़े, पढ़ने के बाद में आंख बंद करके बुक करके अपने रिवाइज़ किया कि कितने मैंने चीज़ की। ठीक है भाई, मेरे जैसा जो गांव से निकलने वाले लड़के होते हैं बेचारे, उनको तो इंग्लिश भी नहीं आती है, तो मैं क्या करता था, लिखता था। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में बुक बंद कर दी और टूटी फूटी अपनी इंग्लिश में मैंने लिखना शुरू कर दिया उसे, कि भाई वो मैंने कितना पढ़ा, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़े। ठीक है, 2 पेज पढ़े थे तो मुश्किल से आधा पेज लिख पाता था। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती गई, चीज़ें सुधरती गई। भाई करेंगे तो सुधरेंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई हर कोई भाई जो लोग अच्छे, जिनकी स्कूलिंग हुई है, अच्छी जगह से निकल के आए हैं, उनकी अलग बात हो है। ठीक है, वो चीज़ वो आसानी से कर सकते हैं। बट अगर हमें कंपटीशन करना है, भैया तुम ये मान के चलो कि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो 1 घंटे में चीज़ लर्न कर सकते हैं, हमें वो चीज़ करने के लिए 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, इतना ही है। ठीक है, मेरे जैसे स्टूडेंट को 2.5 घंटे 3 घंटे लगाने पड़ेंगे, बट करना पड़ेगा ना। अगर उनके साथ कॉम्पीट करना है, उनके साथ खड़े होना है तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम ये बहाना दे दें कि यार वो तो JNU में पढ़ता है, DU में पढ़ता है, BHU में पढ़ता है, उसका तो अच्छा होगा ही, ज़रूरी नहीं है भैया। वो अगर 1 घंटे में पढ़ रहे हैं तो हम 3 घंटे में पढ़ के क्यों नहीं कर सकते? तो बेस्ट वे पढ़ने का या याद करने का वही है जिस तरीके से आप चीज़ें याद कर सको। जितने पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम को जीवन से पढ़ के मत मानना। एग्ज़ाम है, जॉब है, ये सब आते जाते रहते हैं। जीवन एक बार मिला है, टाइम निकालिए, फैमिली के लिए टाइम निकालिए, दोस्तों के लिए टाइम निकालिए, बट ये मत भूलिए कि पढ़ना ज़रूरी है। उस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है, ये 6 महीने मान के चलो, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, JRF निकालना है, तो ज़्यादा टाइम JRF को देना है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। बहाने मत दो अपने आप को कि ना जी हम तो पढ़ रहे हैं, भाई ये काम क्यों नहीं किया, ना जी हम तो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ काम करना है, कहीं पे ट्रैवल करना है, ईयरफोन लगाइए, वीडियो सुनिए। ठीक है, 2-4 वीडियो सुनेंगे, लंबा ट्रैवल है तो 10 सुन लेंगे, 12 सुन लेंगे, 600 वीडियो पड़ी हैं भाई, आ ही जाएगा उसमें। ठीक है, धीरे धीरे अपना नोटबुक लेके चलिए कहीं पे भी। अगर ऐसा है 10 दिन रहना है कहीं पे, धीरे धीरे जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी कि भाई हम कहीं गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें रात को 2 घंटे भी नहीं मिलेंगे, आराम से 2 घंटे अपनी नोटबुक लेके गए, हमने पढ़ लिया, 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। बट लगातार पढ़ते रहिए, ऐसा करेंगे डेफिनेटली। मैं और लेक्चर बनाऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा और आपको चीज़ें बताऊंगा, जॉब्स के नोटिफिकेशन के बारे में हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आप उनको पता है, मेरा नंबर आपके पास में है व्हाट्सअप का, मुझे आप मैसेज करें, डेफिनेटली मैं आप लोगों को ऐड करूँगा, डेफिनेटली मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, शेयर करूँगा। करना आपने है, मैं आपके साथ में हूँ, गाइड करता रहूँगा। दोस्तों बिल्कुल निराश नहीं होना है, आज से अभी से लग जाना है। बेस्ट विशेज़ मेरी आपके साथ में हैं। एक बार फिर उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका JRF हुआ है। दोस्तों कांटेक्ट में बने रहेंगे एक दूसरे के, क्योंकि JRF के बाद में भी तो आगे जॉब भी करनी है भाई, PhD भी करनी है। तो कहाँ से क्या करना है, क्या ज़रूरी है, PhD के बाद में जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करें,
ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार सने से इस लेवल पे मैं हूँ कि बहुत सारे जगह पे अपने कांटेक्ट हैं, बात है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें पूछ के, कुछ इधर से कुछ उधर से आपकी मदद हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो दोस्तों, आज से मिशन JRF पे लग जाइए। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।